हेलो गाइस। तो यार आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे, ठीक है। और लगभग लगभग 90 टू 95% खत्म कर देंगे यार, पूरा 90 टू 95% तो खत्म ही कर देंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर होगा ये मेनली फॉर बोर्ड्स होगा और एनसीईआरटी बेस होगा, ये बात ध्यान रखना। ये जो लेक्चर होगा हमारा एनसीईआरटी बेस होगा, क्योंकि यार अल्टीमेटली तुम्हारा पेपर आना तो यार एनसीईआरटी में से ही है ना। अगर हम साइड बुक पढ़ते रहे तो फायदा तो कुछ नहीं होगा। साइड बुक पढ़ते रहेंगे और क्या होगा, टाइम चल निकल जाएगा। तो इसलिए हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे अभी। उसकी मोस्टली रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, जो मैं अच्छी अच्छी रिएक्शन होती है एनसीईआरटी को सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको भी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यार बिना समय खराब करे तुम्हारा, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो आज हम पढ़ेंगे भैया हेलो एल्केन और हेलो एरीन इन वन शॉट, एक शॉट में उड़ा देगा मैं पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को क्लासिफाई करा गया है, कुछ नहीं है। मोनो डाई और ट्राई, मतलब मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, ऐसे क्लासिफाई करा गया है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, एक एक मिनट में तुम्हारे अंदर घुस जाएगी सब चीज, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं यार मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन वे होती है जिन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप होता है। ये बात ध्यान रखना, मोनो हेलो एल्केन वे होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप होता है। जैसे CH3X। एक्स क्या है? एक्स में यहाँ पे पहले ही लिख दूं, एक्स है हेलोजन। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन को। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को। तो हेलोजन के अंदर कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भैया पूरा बेसिक लेके चलेंगे, क्योंकि यार हम मेरे को लगता है कि वो बच्चा भी सीख ले जिससे अभी तक हेलो एल्केन जिसने अभी तक लाइफ में पढ़ी ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर सिंगल ग्रुप अटैच है, सिंगल हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अगर किसी कंपाउंड में दो हेलोजन ग्रुप अटैच है, जैसे CH2X, CH2X, ये क्या हो गया? ये हो गया डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। क्या सिर्फ यही होता है? अरे नहीं, इस पे भी लगा दो, देखो CH2, एक एक्स इधर लगा दो, एक एक्स इधर लगा दो, ये भी डाई हेलो एल्केन आ गया, क्योंकि इसके अंदर भी दो हेलोजन ग्रुप अटैच है। तीसरा देखो ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में अब तुम खुद सोचो, जिन कंपाउंड के अंदर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो गए वो कौन से हो गए? वे ट्राई हेलो एल्केन हो गए। देखो जैसे ये CH2X, CHX और CH2X, तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है। तो जिन कंपाउंड के अंदर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो गए वो क्या होगा? वो होगा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। क्या सिर्फ यही होता है? नहीं यार, ऐसे भी हो सकता है। देखो CH, एक एक्स यहाँ पे लगा दो, एक एक्स यहाँ पे लगा दो, एक एक्स यहाँ पे लगा दो। इसका जाना माना एग्जांपल CHCl3, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका जाना माना एग्जांपल ये है। चलो, तो अब ये यार, ये वैसे बोर्ड पॉइंट या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोनोडाई ट्राई इंपोर्टेंट तो इतने कुछ होते नहीं, लेकिन तुम फिर भी सीख लो। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप अटैच है उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। और अगर दो ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। और अगर तीन ग्रुप अटैच है, तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। बस इतनी बात थी यार इसमें सीखने में। चलो अब, हाँ, एक हेलो एरीन भी होता है। हेलो एरीन। चलो हेलो एरीन, हेलो एरीन। हेलो एरीन भी मोनो डाई और ट्राई। एक स्लाइड यार ऐड ही कर लेते हैं यहाँ पे, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेंगे हम हेलो एरीन। हेलो एरीन को भी ऐसे क्लासिफाई करेगा मोनो डाई और ट्राई के बेस पे। मोनो हेलो एरीन कौन से हो गए? जिन एरीन, एरीन देखो, एरीन एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। तूने 11th में पढ़ा होगा यार, थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा। एरीन एरोमेटिक, और मेनली तुम्हारे सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सिर्फ बेंजीन ही है।
ये बस ध्यान रखना। अगर बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप अटैच है तो भैया मोनो हेलोएरिन, अगर बेंजीन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप अटैच है तो डाई हेलोएरिन, और अगर बेंजीन के ऊपर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है तो ट्राई हेलोएरिन। बस इतना ध्यान रखना। ये देखो, ये जैसे हमारी बेंजीन है, अगर इस पे एक ही सिंगल ग्रुप अटैच है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनो हेलोएरिन का। अगर बेंजीन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, या कोई डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे Cl होगा, ये Br हो गया, तो दो हेलोजन ग्रुप अटैच है ना, तो ये क्या होगा, डाई हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन। और अगर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोएरिन। भैया जिनसे ये बात आती है वो वीडियो को यहाँ से काट लेना, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, आगे निकल जाना, आगे की तरफ हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जिनको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा ना कि यहाँ पे तो यार कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, तो तुम इस चीज को काट लेना, क्योंकि यार मेरे को तो यार उस बच्चे को ही पढ़ाना है ना जिसको, जिससे बेचारे से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चलो, तो देखो जैसे Cl, 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 या दो सेम ले लो, Br, Br, वैसे Br यहाँ पे रहेगा नहीं, तो यहाँ पे कर लेते हैं Br, तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एरिन। इतनी बात थी समझने की। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्सरी हेलो एल्केन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, प्राइमरी हेलो एल्केन वो हो गए जो हेलो एल्केन कार्बन से जुड़ा है, क्या तो सिंगल कार्बन है, या फिर वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। अभी देखो, अभी समझ में नहीं आने कैसे। ये देखो प्राइमरी हेलो एल्केन, देखो जैसे मेरा कार्बन है, इससे मैंने एक हेलोजन जोड़ दी, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कार्बन की पूरी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई। अब देखो, ये जो जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, देखो जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है, वो बिल्कुल सिंगल कार्बन है, वो किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, तो ऐसे कार्बन, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं भैया प्राइमरी हेलो एल्केन। एक तो ये बात समझ लो कि क्या तो सिंगल कार्बन हो, या वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हो। अभी देखो, एक सेकंड, देखो जैसे ये वाला CH3 CHHX, अब जरा इसको भी अपने दिमाग में उतारो। देखो ये जो हमारा जो ये वाला हेलोजन है, जो ये वाला हेलोजन ग्रुप है, ये कार्बन से जुड़ रहा है, और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ऐसे हेलोजन को भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या तो सिंगल कार्बन से कार्बन हो, या वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन। अब देखो, अब सेकेंडरी हेलो एल्केन पढ़ेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। देखो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, CH3 CHCH3। अब देखो, ये जो हमारा ये जो हमारा ये जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो दो कार्बन के साथ अटैच है। ये जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, जो जिस कार्बन से जुड़ रहा है, वो जो कार्बन है वो हमारा दो कार्बन के साथ अटैच है। ये बात देख लो, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब देखो टर्सरी, एक बार फिर रिवाइज कर लिया, कोई बात नहीं ऐसी। टर्सरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन कैसा होता है, देखो CH3 CX CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, देखो ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तीन कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तीन कार्बन से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड का हम क्या बोलेंगे, टर्सरी हेलो एल्केन। अब दोबारा सीख लो एक बार और, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन में क्या था, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, क्या तो सिंगल कार्बन हो, या वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन
दो कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेलो एल्केन। टर्सरी हेलो एल्केन में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी हेलो एल्केन। तो मेरे हिसाब से यार अब समझ में आ गया होगा प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्सरी हेलो एल्केन। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलो चलो अब देखो, एक होता है एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक, मैं बता रहा हूँ जोन सा ग्रुप होता है एलाइलिक और जोन सा ग्रुप होता है विनाइलिक, वो देख के अपने माइंड के अंदर उतार लो यार, इसका कोई फंडा तो होता नहीं। यदि एक बार देख लो कि ये एलाइलिक ग्रुप होता है, यार तुमने अपनी जिंदगी में बेंजीन देख ली ना, तो तुमको पता लग गया कि ये बेंजीन होती है। तो ऐसे ही एक बार देख लो ये एलाइलिक ग्रुप होता है और ये विनाइलिक ग्रुप होता है, और अपने दिमाग में फिट कर दो बस। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। दूसरा होता है विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं हम इसको, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप। अब देखो, अगर मेरे को एलाइलिक हैलाइड बनाना, देखो एलाइलिक हैलाइड बनाना मेरे को, एलाइलिक हैलाइड, तो वो कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। इस वाले ग्रुप पे यहाँ पे हमें क्या जोड़ना, हेलो एल्केन जोड़नी। तो जैसे ही इस वाले ग्रुप पे हेलो एल्केन जोड़ दी, तो ये कौन सा ग्रुप क्या बन गया, कौन सा कंपाउंड बन गया, एलाइलिक हैलाइड। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एलाइलिक हैलाइड में जो हमारा हेलोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है या sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो ये थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन में यार तुमको पता होगा, अगर डबल बॉन्ड है, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुमको हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड तो पता होगा ना यार, इतना तो विश्वास करता हूँ कि तुमको सिग्मा और पाई बॉन्ड पता होगा। तो देखो, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो होता है बेटा sp3, वो क्या होगा, sp3। अगर 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है, तो वो कैसा होगा, sp2। अगर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, तो वो कैसा होगा, sp। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये रट लो, ये अपने दिमाग में उतार लो, ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। ये बता दिया मैंने तुमको अभी। अब देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इसको देख लो H, H, X। देखो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। दोबारा बता रहा भाई, 1 मिनट समझ लेना आप पे अच्छी तरह। देखो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, चारों को चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब चारों को चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। तो हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो कौन से एटम से जुड़ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से या sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। तो अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा है, तो कौन सा ग्रुप होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा या विनाइलिक हैलाइड होगा, बेटा एलाइलिक हैलाइड होगा, ये बात ध्यान रखना। ये कौन सा होगा, एलाइलिक हैलाइड। और इसमें जो हेलोजन है, हेलोजन अटैच किससे करती है बेटा, हेलोजन अटैच करती है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, कार्बन एटम से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब देखो, अब देखो विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब देखो विनाइलिक ग्रुप कौन सा था, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा विनाइलिक ग्रुप है। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमको एक हेलोजन जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो हेलोजन जुड़ा है, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज या sp3 हाइब्रिडाइज। अभी देखो, अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही इस स्टाइल में लिख लो। अब देखो भैया, एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में इतना तो ध्यान होगा ना, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। अभी डबल बॉन्ड पे फोकस करो, कितने होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई। तो ये तो हो गया सिग्मा।
तो ये कौन सा हो गया पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इतना ध्यान रखो। तो ये कैसा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक हैलाइड में जो हमारा हेलोजन है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जो हेलोजन है ना, हेलोजन अटैच किससे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। बस इतनी बात ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारा यार कुछ कट तो नहीं रहा, मैं एक मिनट देख लूं, कभी मेरा फोटो थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है अब सही है। यहाँ तक बात समझ में आई, अगर समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में डाल देना यार, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यहाँ से भैया अब जब हो जाओ टाइट, अपनी बॉडी कर लो टाइट, क्योंकि यहाँ से जब बढ़िया पढ़ेंगे हम बिल्कुल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन को बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेवल अप भी करूंगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम ऊपर भी जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम से, ठीक है। अब जो भैया स्किप करते हुए जा रहे थे वो यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि यहाँ से पढ़ना भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। वो तो अभी बच्चों वाली बात चल रही थी, अब वो खत्म होगी। अब यहाँ से रिएक्शन है जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में जरूर आएगी, ठीक है, एमसीक्यू टाइप बन के आएगी, वो मैं बता दूंगा कैसे सोल्व करना, ठीक है। ये लूकास रिएजेंट वैसे तो तुम पढ़ोगे किसमें, एल्कोहल में, ईथर, एल्कोहल ईथर वाले चैप्टर में, लेकिन यार हम इसको यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेंगे और एल्कोहल ईथर वाले चैप्टर में भी कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 बार कंप्लीट कर लिया ना, तुम्हारे माइंड में घुस जाएगी बात, ठीक है। चलो तो अब देखो, जैसे मान लो मेरा CH3OH, इतना तो पता होगा, अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ये हो गया कौन सा हमारा, एक कार्बन है तो हो गया मेथनॉल, मेथनॉल, ठीक है। अब देखो अगर इसके साथ में HCl की रिएक्शन करूँ, किसकी रिएक्शन करूँ, HCl की, यार आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, बस इतना कंसेप्ट मेरा ध्यान रख लेना यार, हर एक रिएक्शन तुम्हारी करवा दूंगा। अभी देखो इसमें एक चीज और डाली जाती है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या डाला जाता है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये बात ध्यान रखना, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब देखो CH3OH भैया, OH ग्रुप पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ये टूटेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब HCl, H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म। अब क्या करना तुमको, इसको इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3Cl प्लस H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ये क्या बन गया, हेलो एल्केन, ये क्या बन गया बेटा, हेलो एल्केन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हेलो एल्केन बन गया, हमने किससे प्रिपेयर करा है हेलो एल्केन, एल्कोहल से प्रिपेयर करा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ये बात जरूर ध्यान रखना, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में एल्कोहल से हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन। तो ये जो हमारा लूकास रिएजेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट मतलब HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस इस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, लूकास रिएजेंट। ये अल्कोहल के ग्रुप को फाइंड करने के लिए यूज होता है, वो हम अल्कोहल ईथर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक आता है रिएक्टिविटी, एक यहाँ पे आप एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो एक आता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अब जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन पढ़े, वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते हैं। देखो CH3OH
बोलो ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? भैया OH ग्रुप सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी होगा। अब ये भी बताओ प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? भैया OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी होगा, ठीक है। दूसरा होता है CH3 CH OH CH3। बट ये जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? दो कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो इस पे भी HCl डाल दो, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब तो कर दोगे, H पॉजिटिव टूटेगा, Cl नेगेटिव टूटेगा, OH नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव कर दो यार आयन एक्सचेंज, CH3Cl प्लस H2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होगा? OH नेगेटिव और ये वाला ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH3 CH2Cl प्लस H2। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी डाल लो HCl, एनहाइड्रस ZnCl2। OH पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस वाले ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव HCl है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे? H2। और ये वाला ग्रुप इसके साथ Cl के साथ जुड़ जाएगा, CH3CH Cl CH3। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो अब टर्सरी भी देख लो, CH3C CH3 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 OH। देखो जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा अल्कोहल होगी? टर्सरी अल्कोहल। ये कौन सी अल्कोहल होगी बेटा? टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ तो कोई दिक्कत? OH पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और C पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, सीधा आयन एक्सचेंज कर दो। OH नेगेटिव किसको लेके भाग जाएगा? H पॉजिटिव को। और जो बाकी का बचा ग्रुप है वो किसको लेके भाग जाएगा? Cl नेगेटिव को। CH3 C CH3 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 Cl और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आयन एक्सचेंज करा। देखो OH पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। OH पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है यार? सिंपल रूल है, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो OH नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और जो बाकी का पॉजिटिव वाला ग्रुप है किसको अट्रैक्ट करेगा? Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सीधा आयन एक्सचेंज है। अब पूछते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बेटा क्या बताना तुमको? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि ये बताओ, चलो यार तुम बता रहे हो जब से हेलो एल्केन बन जाएगी, हेलो एल्केन बन जाएगी, मान ली तुम्हारी बात, हेलो एल्केन बन जाएगी। लेकिन यार ये बताओ सबसे पहले टर्सरी हेलो एल्केन में कन्वर्ट होगा या सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा? जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही? अब देख लो, अगर तुमने थोड़ा सा 11th में फोकस कर रखा तो तुमको पता होगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? टर्सरी की, सेकेंडरी की या प्राइमरी की? रिएक्टिविटी हमेशा उसकी ज्यादा होती है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्टिविटी हमेशा उसकी ज्यादा होगी जिसका इंटरमीडिएट क्या होगा? स्टेबल। क्योंकि टूटने के बाद अगर एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा तो कंपाउंड टूटना चाहेगा, लेकिन अगर टूटने के बाद अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनना तो भैया कंपाउंड टूटना बिल्कुल नहीं चाहेगा। अभी देखो जैसे ये था CH3 CH3, यहाँ पे OH था। जैसे ही OH नेगेटिव यहाँ से हटेगा, यहाँ से OH नेगेटिव हमने हटा दिया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो सेकेंडरी वाला केस देखो, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या था? OH। जैसे ही हमने OH को हटाया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब प्राइमरी वाला देख लो, CH3 CH2, यहाँ पे क्या था? OH। OH नेगेटिव को हटा दिया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अब देखो ये इंटरमीडिएट कब स्टेबल होगा? जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? देखो अगर किसी पे भी चार्ज कम होगा, किसी पे भी चार्ज कम होगा तभी तो स्टेबल होगा। अगर चार्ज बढ़ गया तो यार अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज को हमें क्या करना होता है? कम करना होता है। अगर चार्ज कम है तो स्टेबल ज्यादा। तो देखो इसमें तीन, एक इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सुना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारे CH3
C2H5 ग्रुप होता है। ये कैसा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ सेंड करते हैं, अपनी तरफ से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन सेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये तीन तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन सेंड करेंगे, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड हो गए, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, यहाँ पे दो ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, यहाँ पे तीन ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कम हो रहा? टर्सरी में। तो भैया टर्सरी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा, तो टर्सरी का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर टर्सरी का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी भी टर्सरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा बेटा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल। बेटा 100% ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, इसको स्टार मार्क कर लो, 100% आएगा। ठीक है, जब तक देख लो पानी पी लो। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो, एक होता है इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू का मतलब होता है जो रिएक्शन के दौरान ही हम बनाते हैं, जो किसी कंपाउंड को या किसी रिएजेंट को हम, जिस रिएजेंट को हम रिएक्शन के दौरान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन सिटू प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू प्रिपरेशन हम दो हेलो एल्केन के लिए यूज करते हैं। एक होता है ब्रोमो के लिए और दूसरा करते हैं हम आयोडो के लिए। दूसरा क्या करते हैं? आयोडो के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोमो हेलो एल्केन। ब्रोमो हेलो एल्केन कैसे बनता है? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जैसे था CH3OH प्लस यहाँ पे HCl डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, CH3Cl प्लस H2O बन गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही तुम क्या कर लो, बोल लो कि CH3OH ले लो भैया, यहाँ पे HBr ले लो, यहाँ पे क्या कर लो CH3Br कर लो प्लस H2O कर लो। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसको ये जो HBr है, ये जो HBr है, ये हमारे पास पहले से ही प्रिपेयर नहीं रहता लैब के अंदर, इसको हमें रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं? इन सिटू प्रिपरेशन करते हैं इसकी, मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी ना? देख, हम क्या लेते हैं? NaBr लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 लेते हैं। H2SO4 तो यार पता होगा तुम्हें, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जिससे H2SO4 को तोड़ना भी नहीं आता वो भी सीख लो। H2SO4 कैसे टूटता है? H पॉजिटिव HSO4 माइनस नेगेटिव, HSO4 माइनस नेगेटिव ऐसे टूटता है। NaBr कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो ये जो Br है ये इसके साथ भाग जाएगा और Na किसके साथ भाग जाएगा? इसके साथ भाग जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा बेटा? HBr प्लस NaHSO4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। HBr प्लस NaHSO4। अब ये जो HBr बना है यार, ये इन सिटू बना है नहीं बना है? मतलब हमने रिएक्शन के दौरान ही बनाया नहीं बनाया? तो ये जो HBr बना है अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे CH3OH प्लस HBr, जो कि हमने रिएक्शन के दौरान बनाया, मतलब इन सिटू बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे पेपर में कि कौन सी रिएक्शन हम इन सिटू करते हैं? ब्रोमीन और आयोडीन। अभी आयोडीन भी बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी यूज करते हैं? ब्रोमीन और आयोडीन वाली। ठीक है, तो CH3Br प्लस H2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो ये तुमको पता लगेगा कि HBr हम इन सिटू बनाते हैं। अब तो किसी भी अल्कोहल को पकड़ो और रिएक्शन ठोक दो उसकी, और क्या करना तुम्हें। यहाँ से HBr लिया उठा के रिएक्शन में जो बना हमारा HBr, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये वाले ग्रुप पे पॉजिटिव आएगा, ये इसके साथ भाग जाएगा, ये इसके साथ भाग जाएगा। तो CH3 CH2 Br प्लस H2। आई होप यार समझ में आया होगा। अच्छा, ये चमक नहीं रहा होगा शायद आपको, इसको ऊपर लिख देते हैं भाई, CH3Br प्लस H2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम आयोडोफॉर्म, हम आयोडोफॉर्म मतलब आयोडो एल्केन को हम कैसे बनाते हैं मतलब, हाँ आयोडो एल्केन को हम कैसे बनाते हैं इन सीटू के दौरान। तो देखो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखो आयोडो एल्केन को हम कैसे बनाते हैं इन सीटू मतलब रिएक्शन के दौरान ही कैसे बनाते हैं। फोस्फोरस ले लो, क्या ले लो, फोस्फोरस पी, और इस पे आयोडीन गैस पास करवा दो, आयोडीन गैस क्या करवा दो, पास करवा दो कॉपर की प्रेजेंस में। रेड हॉट कॉपर ले लो, क्या ले लो, रेड हॉट कॉपर ले लो, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में फोस्फोरस के साथ आयोडीन पास करवा दो तो क्या बन जाता है, PI3। बेटा ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तुम्हारी, कौन किसकी, इनऑर्गेनिक की। जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब इसको भी समझा देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो PI3 बन जाता है। अब ये PI3 क्या करता है, जैसे हमारी ये अल्कोहल है CH3OH प्लस PI3, तो ये क्या करेगा, CH3I प्लस H3PO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, H3PO3। बहुत सारे बच्चों को यार ये याद नहीं होता कि H3PO3 3 वाला है ना, तो यहाँ भी 3 वाला ही होगा ना। इतना तो यार कॉमन सेंस लगा लो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 वाला होगा, ठीक है। अब देखो ये होता है आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन, लेकिन थोड़ा सा क्लोरीन के साथ भी करते हैं, तो मैं बताता हूँ देखो कैसे करते हैं। CH3OH, दो रिएक्शन होती है, एक PCl3 और CH3OH, और दूसरी होती है PCl5। इन दोनों रिएक्शन को स्टार मार्क कर लो भाई, क्योंकि पेपर में आने के ज्यादातर चांस बने रहते हैं इन दोनों रिएक्शन के, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को क्या करना, लिखना एक पेज पे अपने सामने, स्टिक कर देना किसी दीवार वगैरह पे चिपका देना, और जैसे ही सुबह उठो और 4 दिन देख लो, सुबह उठ कर सिर्फ 4 दिन देख लो, 5वें दिन बताने की जरूरत नहीं होने की, और मेमोरी बहुत लंबी। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बना CH3Cl। अब ये 3 वाला है तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, H3PO3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बनता है, एक तो बन जाएगा CH3Cl, ये तो अनिवार्य ही बनेगा, ये तो अनिवार्य बनेगा। एक बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा, HCl। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रिएक्शन को खोल के बता देता हूँ कैसे याद रखोगे तुम इसको। CH3OH प्लस PCl5 था ना, एक Cl तो इसके साथ भाग गया, एक Cl तो इसके साथ चला गया, एक Cl इसके साथ चला गया, तो CH3Cl ये बन गया, HCl ये बन गया। बचा क्या रहेगा यहाँ पे, इसमें से क्या बचा रहेगा, PCl3, और एक ये बचा रहेगा, O बचा रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, POCl3। ऐसे याद रखो, अगर ऐसे याद रखोगे तो यार कर ले जाओगे, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट है ना, ये पूछ ले जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखो PCl3 है तो यहाँ पे 3 वाला एसिड बना दो, H3PO3। यहाँ पे कैसे यूज करोगे, CH3OH प्लस PCl5, एक Cl तो इसके साथ निकाल दो CH3 के साथ, क्योंकि वो तो बनेगा, क्लोरोएल्केन तो हमेशा ही बनेगी, तो CH3Cl बनेगा। एक H के साथ निकाल दो HCl, PCl3 बच गया, PCl3 बच गया तो उसको किसके साथ जोड़ दो, O के साथ, तो क्या बन गया, POCl3। आराम से करो, रिलैक्स होके करो, आराम से हो जाएगी कोई भी रिएक्शन, ठीक है। चलो तो हमारी इन सिटू भी होगी। अब ये भैया स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसके बिना तो तुम्हारा बोर्ड में कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड में क्या, किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है, और अब की बार तुम्हारा पेपर MCQ टाइप आ रहा तो कंपटीशन टाइप ही है, ठीक है। तो बेस्ट प्रिपरेशन बतानी है कि हम क्लोरो किसी भी हेलो एल्केन की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेनली फॉर ये क्लोरो एल्केन के लिए, क्लोरो एल्केन ही बनाते हैं हम इसमें, ठीक है। तो एक रिएजेंट होता है, क्या होता है वो रिएजेंट, एक सेकंड, एक सेकंड दो भैया, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा स्टेक हो गया था, चलो कोई नहीं। तो बेस्ट प्रिपरेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ क्लोरो एल्केन के लिए। किसके लिए, क्लोरो एल्केन के लिए, ठीक है। इसमें हम सिर्फ क्या बनाते हैं, क्लोरो एल्केन बनाते हैं। देखो इसके लिए एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट देख लो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। रिएजेंट
होता है हमारा SOCl2। क्या होता है? SOCl2। यार ये 100% पूछे जाने वाली रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना। अभी बताओ ये बेस्ट प्रिपरेशन होती क्यों है। देखो एल्कोहल से बनाते हैं CH3OH। SOCl2 का काम क्या होता है? SOCl2 का काम होता है किसको रिमूव करता है? रिमूव करता है, रिमूव हमेशा OH ग्रुप को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो ध्यान रखना SOCl2 हमेशा कौन से ग्रुप को रिमूव करता है? OH ग्रुप को रिमूव कर देता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे CH3OH प्लस SOCl2, तो SOCl2 का काम क्या है? OH ग्रुप को निकाल दो बेटा, तो CH3Cl निकाल दिया। अब ये H है, इसके पास एक और Cl प्लस HCl बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो O बचा रहेगा और यहाँ पे क्या बचा रहेगा? SO बचा रहेगा, क्योंकि एक क्लोरीन तो CH3Cl में चला गया, दूसरा क्लोरीन HCl में चला गया, बचा क्या रहेगा? SO और एक O, तो ये क्या होगा? SO2। तो भैया ये भी गैस है, HCl किस फॉर्म में निकलेगी? गैस की फॉर्म में निकलेगी। तो दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकल रहे हैं तुम्हारे? गैस की फॉर्म में निकल रहे हैं। तो अगर दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट, मतलब जो तुम्हारे साइड प्रोडक्ट है, अगर वो गैसियस बन के हवा में उड़ जाए तो तुम्हारा सिर्फ क्या बचा रह जाएगा? मेन प्रोडक्ट बचा रह जाएगा। तो अगर सिर्फ तुम्हारा मेन प्रोडक्ट बचा रह गया रिएक्शन में, तो यार और चाहिए क्या तुम्हें? मेन प्रोडक्ट ही तो चाहिए था। तो अगर मेन प्रोडक्ट ही बचा रहेगा तुम्हारा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट प्रिपरेशन बोलते हैं क्लोरो एल्केन को बनाने के लिए। क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना, वे किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। और गैसियस फॉर्म में होते हैं तो वे हवा में निकल जाते हैं बाहर। सो सिर्फ हमारा क्या बचा रहता है? मेन प्रोडक्ट। ध्यान दो, जब तक पढ़ो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या पढ़ना है हमको? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गया जिनसे रेडिकल बनाना भी नहीं आता हो। कोई नहीं, कोई बात नहीं यार, अभी सीख लेते हैं, इसी के अंदर सब खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, पहले तो रेडिकल बताता हूँ मैं तुमको होता क्या है। रेडिकल देखो जैसे हमारा ये है C6H5COO, इसको हम बोलते हैं प्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? प्रोक्साइड। जिसके अंदर भी ओ ओ सिंगल बॉन्ड ओ ओ लिंकेज हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्साइड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं। अब देखो इस ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। जैसे ये देखो HCl था, हमारे पास क्या था? HCl था, तो Cl की नेगेटिविटी, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो Cl के पास क्या चला जाता था? नेगेटिव चार्ज। H पे क्या आता था? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो हमारा जो बॉन्ड है वो कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, C6H5COO, ये बन गया तुम्हारा फ्री रेडिकल। क्या बन गया बेटा? फ्री रेडिकल। मतलब जिसने जितना डोनेट किया था, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा वो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे वो दो वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, वो ही वापस आ जाता है। और इसके पास भी क्या आ जाएगा? C6H5CO। अब जब इनका जो काम होता है, इनका जो काम होता है, ये जो बॉन्ड, दूसरे जो बॉन्ड होते हैं, जो अदर बॉन्ड होते हैं, उनको भी किस तरह ब्रेक करते हैं? फ्री रेडिकली ही ब्रेक करते हैं, फ्री रेडिकली ही ब्रेक करते हैं। कैसे? देखो जैसे Cl2 है, Cl2 है, अगर इसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में Cl2 कैसे टूटेगा? Cl का फ्री रेडिकल प्लस Cl का फ्री रेडिकल। अब ये Cl के फ्री रेडिकल ही किस में यूज हो गए? किसके अंदर यूज हो जाएंगे? रिएक्शन के अंदर यूज हो जाएंगे। अब यहाँ तक थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी मतलब थोड़ा सा सीख लो। प्रोक्साइड कैसे होता है? प्रोक्साइड हमेशा कैसा, किस तरह टूटता है? किस तरह टूटता है? फ्री रेडिकल की तरह टूटता है। और जैसे वो फ्री रेडिकल की तरह टूट जाएगा, और जो दूसरे रिएजेंट है, जो कंपाउंड, मतलब जो रिएजेंट हमारी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, उनको भी किस तरह तोड़ता है? फ्री रेडिकल ही तोड़ता है। ठीक ठीक है। तो अब देखो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम।
हाँ अब देखो, यहाँ पे देखो, जैसे एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हम हेलो एल्केन में कूद गए, मतलब जो हम, वो तो हमारा 11th का टॉपिक था, अब हम 12th के टॉपिक में कूद गए। ये जरा ध्यान से देखना। जैसे ये है CH3, CH4 ले लो, सबसे पहले आसान से ही चलेंगे। CH4 प्लस Cl2, और यहाँ पे लिखा है यूवी लाइट। क्या लिखा है यहाँ पे? यूवी लाइट। अब ये जो यूवी लाइट लिखा है, यूवी लाइट का काम क्या होता है? ब्रेक द रिएजेंट, जो हमारा जो रिएजेंट है, मतलब रिएजेंट कौन है हमारा इसमें? Cl2। ब्रेक द रिएजेंट बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किस तरह टूटेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ही तरह ही टूटेगा। कैसे टूटेगा भैया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह। तो अगर कहीं पे भी यूवी लाइट लिखा हुआ आ जाए, तो वो वहां पे जो रिएजेंट है वो हमारा किस तरह टूटेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह टूटेगा। ये बात अपने दिमाग में उतार लो सबसे पहले। तो जो हमारा Cl2 है वो कैसे टूटेगा? Cl का फ्री रेडिकल प्लस Cl का फ्री रेडिकल। अब ये Cl के फ्री रेडिकल इस CH4 पे अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? CH4 पे। तो ये कैसे टूट जाएगा? CH3 प्लस H का फ्री रेडिकल, और हमारे पास पहले Cl के फ्री रेडिकल है, तो एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। और ये रिएक्शन जो है ना हमारी, ये जो रिएक्शन है हमारी आगे तक चलती रहेगी। कैसे? देखो, CH4 था प्लस Cl2 था, यहाँ पे यूवी लाइट आई, यूवी लाइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। CH3Cl प्लस HCl। अब क्या है यार, यूवी लाइट को थोड़ा तुम रोक रहे हो, यूवी लाइट तो पहले ही है, कोई बात नहीं। यूवी लाइट क्या करेगी, हमारे पास और भी Cl2 है, इसको भी Cl को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तोड़ेगी, फिर जोड़ देगी यहाँ पे। तो वो क्या बन जाएगा? CH2 Cl2 प्लस HCl, फिर जोड़ देगी यूवी लाइट और Cl2, फिर क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। और ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि CCl4 और HCl ना बन जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना, एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है? एल्केन के हाइड्रोजन पे अटैक करती है, कभी भी एल्कीन पे अटैक नहीं करेगी। ठीक है, नहीं, मेनली तो किस पे अटैक करती है? एल्केन के हाइड्रोजन पे अटैक करती है। देखो ये क्या है? एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। किस पे अटैक करेगी? हमेशा एल्केन के हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगी। एल्केन एल्कीन एल्काइन तो उम्मीद है इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चलो अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे? ये देखो, हेलोजन एसिड यूज करेंगे। अब देखो कैसे होगा। जैसे ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यार इतना तो पता होगा, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन, एल्केन। और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो इसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। ये क्या होगा? प्रोपीन। तो अगर मैं इस पे HCl पे का अटैक करूं, अब ये देखो, ये कैसा ग्रुप है? अभी बताया मैंने, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का क्या काम होता है? अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज देना, अपने से दूर की तरफ को इलेक्ट्रॉन को भेज देना। तो ये जो हमारा CH3 ग्रुप है, तो ये इसकी ब्रेकिंग इस तरह से करवाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो अगर आगे की तरफ को इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो जो ब्रेकिंग होगी हमारी डबल बॉन्ड की, वो आगे की साइड होगी। तो ये Cl नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। ये Cl नेगेटिव, नेगेटिव किसके पास पहुंच जाएगा? पॉजिटिव के पास। और ये वाला H पॉजिटिव किसके पास पहुंच जाएगा? नेगेटिव के पास। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, CH3 Cl और CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो यार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान रिएक्शन है। CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है? वो अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाता है। प्लस आई ग्रुप हो या प्लस एम ग्रुप हो, प्लस एम मेसोमेरिक में, प्लस आई इंडक्टिव में। ठीक है, तो अपने से आगे की तरफ ही ब्रेकिंग करवाता है। ठीक है, एक रिएक्शन और ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो दोनों ग्रुप सेम है, तो ब्रेकिंग किधर की तरफ करवा? वो तुम्हारी चॉइस है, किधर की तरफ ही करवा दो, कंपाउंड सेम ही बनेगा। देखो मैं इधर की तरफ करवा लेता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? CH3 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, CH3 CH Cl CH2 CH3। क्या नाम है इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर मैं ब्रेकिंग इधर की साइड करवाता, इस पे नेगेटिव लेता, इस पे पॉजिटिव लेता, तो क्या बनता? CH3 CH2
CH CH3 1 2 3 4, इसका भी नाम क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर सिमेट्रिक हो। देखो सिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड से इधर भी 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड से इधर भी 2 कार्बन है, तो अगर सिमेट्रिक है वो तुम्हारी चॉइस है, तुम किधर की तरफ भी ब्रेकिंग करवा लो, कंपाउंड हमेशा सेम ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक है, ये देखो फिर उसमें प्लस आई ग्रुप देखना पड़ता है। प्लस आई ग्रुप क्या होता है, अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रॉन को, ये ग्रुप कैसा है CH3 प्लस आई ग्रुप है, तो अपने से दूर की तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, अपने से दूर भगाएगा इलेक्ट्रॉन को। प्लस मतलब है अपने से दूर भगा दो उसको, अपने पास नहीं बुलाना। अगर यहाँ पे माइनस आई ग्रुप होता, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूं NO2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दूं मैं HCl। अब बताओ क्या होगा। अब देखो NO2 ग्रुप होता है माइनस आई ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है बेटा, माइनस आई ग्रुप। ये ध्यान रख लो जिसके अंदर भी डबल बॉन्ड होगा। अगर तुमको NO2 की स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाए तो तुम कैसे बनाएगा, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर कैसा है, डबल बॉन्ड है नहीं है, तो जिन ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड होगा वो कैसा ग्रुप होगा, माइनस एम ग्रुप होगा या माइनस आई मान लो, ठीक है। वैसे माइनस एम ग्रुप होगा जिन जिन ग्रुप के अंदर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे ए ग्रुप हो रहा है C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा मतलब सोचना नहीं, ये बात ध्यान रखो बस, जिन ग्रुप के अंदर अनसेचुरेशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए वो कैसे किस तरह बिहेव करेंगे, माइनस आई या माइनस एम की तरह, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस एम या माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो ये वाला नेगेटिव के पास H पॉजिटिव चला जाएगा, पॉजिटिव के पास ये चला जाएगा, तो ये क्या होगा NO2 CH2 CH H और CH2 Cl। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब पता लग गया माइनस एम ग्रुप अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाता है और प्लस एम या प्लस आई ग्रुप आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाता है। बस इतना समझ लो, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब देखो ब्रोमीन का अटैक, किसका, ब्रोमीन का अटैक किस किस पे, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ब्रोमीन का अटैक कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। दूसरा ये ध्यान रखना, यूज एज दिस रिएक्शन यूज्ड एज, किसकी तरह यूज करते हैं हम इसको, टू फाइंड द अनसैचुरेशन, टू फाइंड द अनसैचुरेशन। हम अनसैचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज करते हैं कि इस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। अब देखो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया Br2। Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो ये जो Br है ये Br पॉजिटिव नहीं, Br के फ्री रेडिकल में टूटता है क्योंकि CCl4 है। CCl4 की प्रेजेंस में भी किसकी किसकी तरह टूटेगा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा। तो एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके, एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। अब जा इसकी डबल बॉन्ड खत्म हो गया, नहीं हो गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और Br2 किस में टूट गया, Br में टूट गया, तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन को डालने पर रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है तो उस वो कंपाउंड कैसा होगा, 100% अनसैचुरेशन होगा, उसमें क्या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान रखना कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किसकी तरह भी बिहेव करता है, अनसैचुरेशन के टेस्ट भी देता है Br2 CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है। इस रिएक्शन को इंपोर्टेंट लिख लो क्योंकि वो तुमसे पूछ लेगा कि विच कंपाउंड इज यूज्ड टू फाइंड द अनसैचुरेशन, तो उसमें लिख देना Br2 इन प्रेजेंस, लिख देना क्या, टिक कर देना Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। चलो अब देखो मार्कोनी, चलो गाइस
अब हम आ गए हैं मार्कोनिकोव रिएक्शन पे, ठीक है। मार्कोनिकोव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मार्कोनिकोव रिएक्शन को यार बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो मार्कोनिकोव रिएक्शन कोई मतलब जनरल रिएक्शन है, लेकिन इसका जो भाई होता है एंटी मार्कोनिकोव, वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। मार्कोनिकोव रिएक्शन तो जनरल रिएक्शन है, लेकिन जिस चीज पे क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान रखना। मार्कोनिकोव रिएक्शन कौन से किस चीज को फॉलो करती है? फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है? आयनिक मैकेनिज्म। भैया इस चीज के ऊपर क्वेश्चन 100% बन सकता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है मार्कोनिकोव रिएक्शन? आयनिक मैकेनिज्म। वो अभी देखो कैसे करती है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया, और तुमसे कह दिया कि इसके साथ HCl की रिएक्शन करवा। किसकी रिएक्शन करवा दो? HCl की रिएक्शन करवा दो। तो तुमको पता है Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, इतना तो पता है ना यार। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये वाला नेगेटिव हो गया तो इसके साथ H पॉजिटिव चला जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव है तो इसके साथ Cl नेगेटिव चला जाएगा। इतनी बात है बस। क्योंकि देखो ये यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये भी देखो ये किस फॉर्म में टूटा? आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में टूट गया? आयनिक फॉर्म में। तो अगर ये आयनिक फॉर्म में टूट रहा है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? ये वाली रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं है, बस CH3 CH Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रिएक्शन। इतनी बात है बस, मार्कोनिकोव रिएक्शन में इतनी है। लेकिन जो एंटी मार्कोनिकोव है इसको पढ़ो। पहला क्वेश्चन, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन सिर्फ कौन देता है? HBr देता है। लेकिन मार्कोनिकोव कोई भी दे सकता है, HCl भी दे सकता है, HBr भी दे सकता है, HI भी दे सकता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन सिर्फ कौन देगा? HBr ही देगा। HBr ही देगा। कौन देगा? सिर्फ HBr। ये बात ध्यान रखना, ये स्टार क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन सिर्फ कौन फॉलो करता है? HBr ही फॉलो करता है। दूसरा किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मैंने तुमको पहले की वीडियो में बताया, अभी पहली का इसी वीडियो में बताया। OOS C6H5 अभी बताया। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो ये ऐसे ब्रेकिंग हो जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेकिंग होती है इसकी। तो C6H5 COO, और ये भी कैसे बन गया? OC डबल बॉन्ड O, मतलब C6H5। जो मतलब इसकी ब्रेकिंग होती है ना पेरोक्साइड की, वो किस तरीके की होती है? पेरोक्साइड की ब्रेकिंग वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म को भी फॉलो करती है, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर आयनिक मैकेनिज्म भी होगा, वो भी पता लगेगा आयनिक कहाँ पे होगा। फ्री रेडिकल मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे होगा। क्योंकि ये जो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है सिर्फ कौन देता है? HBr देता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ये बात अपने दिमाग में उतार लो बस। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। देखो पेरोक्साइड के 3 साइन होता है। एक तो ऐसे लिख के दे देगा तुमको पेरोक्साइड, दूसरा तुमको ऐसे भी लिख के दे देगा, मैंने तुमको अभी बताया अगर O सिंगल बॉन्ड O हो तो कौन सा क्या चीज है? पेरोक्साइड है। तीसरा ऐसे भी लिख के दे देगा C6H5CO, O का ट्वाइस O2, ऐसे भी लिख के देगा, ऐसे भी लिख के देगा, ठीक है। ये थोड़ा हाँ, ये कुछ नहीं है ये, अरे ये तो बनेगा ना C6H5CO OOCO C6H5, यही तो बन रहा ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिख के दे देगा। अब देखो वैसे हमारे अकॉर्डिंग इसकी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से ब्रेकिंग होती, लेकिन इसमें बात ध्यान रखना कि ये मार्कोनिकोव का उल्टा है। एंटी मतलब उल्टा, तो एंटी मार्कोनिकोव है, वहां पे नेगेटिव के पास रिएजेंट का कौन सा पार्ट जाता था? पॉजिटिव। लेकिन इसमें नेगेटिव के पास रिएजेंट का कौन सा पार्ट जाएगा? नेगेटिव। दोबारा समझो, मार्कोनिकोव के अंदर तो जो हमारा कंपाउंड होता था जिस पे हम रिएक्शन करते थे, उसके पास हमारे रिएजेंट का नेगेटिव के पास कौन सा पार्ट जाता था? रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट। जैसे यहाँ पे देख लो, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो रिएजेंट का H पॉजिटिव गया। यहाँ पे देखो
और यहाँ पे एंटी मार्कोनिको में इसका उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो Br नेगेटिव H पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास कौन सा पार्ट जाएगा रिएजेंट का, नेगेटिव ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिको में नेगेटिव के पास नेगेटिव पार्ट जाएगा और पॉजिटिव के पास कौन सा पार्ट जाएगा, पॉजिटिव। बस इतनी बात समझ लो। तो ये कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। बस इतना समझना तुमको, हमारा काम हो गया। ये दो क्वेश्चन मैंने तुमको पहले ही बता दिया, किसकी प्रेजेंस में होता है, HBr की प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड जरूर चाहिएगा। और मैकेनिज्म भैया इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। मैकेनिज्म आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल कहाँ होता है, फ्री रेडिकल जब ये पेरोक्साइड टूटता है, आयनिक जैसे बॉन्ड टूट रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे आयनिक है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, लेकिन मार्कोनिको में सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, आयनिक मैकेनिज्म। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपनी सामने लगा लो, क्या तो दीवार पे स्टिक कर लो, ठीक है, रोज रोज देखोगे, डेली देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे भाई हम क्वेश्चन पे, अब आगे हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करोगे तुम, करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में टपकेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब तुम कहोगे यार ये ऐसे क्यों तोड़ दिया तुमने, तुम इधर को भी तोड़ दो नेगेटिव पॉजिटिव। भाई जो ये बेंजीन ग्रुप होता है ना, जो ये बेंजीन ग्रुप होता है, ये होता है प्लस एम ग्रुप। कैसा होता है, प्लस एम ग्रुप, मतलब अपने से दूर की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा। प्लस का मतलब होता है अपने से दूर की तरफ फेंकेगा, अपने से दूर की तरफ ही ब्रेकिंग करवाएगा, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इसका तो यार तुमको पता ही है, Br नेगेटिव H पॉजिटिव, प्रोक्साइड है नहीं तो जनरल रिएक्शन है, मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा, तो भैया नेगेटिव के पास ये चला जाएगा और पॉजिटिव के पास ये चला जाएगा, तो इसका कुछ ऐसा बन जाएगा CH Br CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे प्रोक्साइड होता तो नेगेटिव के पास नेगेटिव जाता, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोक्साइड नहीं है, कोई कोई मेंशन नहीं कर रखा तुमको, तो जनरल रिएक्शन मार्कोनिकोव को ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप अपने से दूर की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो अब तो कुछ नहीं, पेरोक्साइड यहाँ पे है ही नहीं, तो जनरल मार्कोनिकोव को ही फॉलो करेगा। CH3 CH2 CH Cl CH3, ये होगी। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, जाके चेक कर लेना। चलो अब ये देखो भाई, ये यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं उन्होंने, प्रोक्साइड मेंशन कर दिया। जैसे ही प्रोक्साइड मेंशन हो तो अपने दिमाग में लियो बेटा, ये तो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन आ गई। एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन आ गई मतलब नेगेटिव के पास रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ही जाएगा। तो ये कैसा ग्रुप है, मैंने अभी बताया बेंजीन ग्रुप है, तो प्लस एन ग्रुप, मतलब अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, तो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास नेगेटिव, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, लगा दो आराम से, CH CH2 CH2 Br। इतना करना। एंड जहां पे प्रोक्साइड मेंशन आ गया तो समझ लो वहां पे कौन सी रिएक्शन आ गई, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। अब ये देखो SOCl2 का काम मैंने अभी बताया था, SOCl2 का काम होता है OH ग्रुप को रिमूव करना। SOCl2 का क्या काम होता है, OH ग्रुप को रिमूव करना, और वहां पे क्या लगा देना, Cl, तो लगा दो यार आराम से, खत्म। अब देखो Br2 है और यूवी लाइट है, कौन सी लाइट है, यूवी लाइट। यूवी लाइट आते कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अटैक किस पे होगा, अटैक ऑन एल्केन हाइड्रोजन। कौन से पे होगा, अटैक ऑन एल्केन हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन पे अटैक नहीं होने का, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड मतलब एल्कीन की हाइड्रोजन है, एल्कीन की हाइड्रोजन पे कभी अटैक नहीं होगा। चांस दो जगह है, अटैक यहाँ भी हो सकता है, अटैक यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अब अटैक करने के लिए क्या तो यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा, एक जगह होगा। अब देखो दोनों जगह अटैक करके एक बार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल डेवलप कर लेते हैं दोनों जगह, जब तुमको पता चल जाएगा। देखो CH का फ्री रेडिकल और CH3, एक तो ये हो गया NO2 CH2 और यहाँ पे हो गया CH2 का फ्री रेडिकल, मतलब एक एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे फ्री रेडिकल डेवलप हो गया। अब देखो ये जो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये किसके थ्रू स्टेबल है, CH3 ग्रुप के थ्रू स्टेबल है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर
कॉन्जुगेशन। भैया अब जब देखो, अगर इतना तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाने का, अगर किसी को हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक बार मेरी एक वीडियो पड़ी है हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसको जाके चेक कर लो यार, 100% श्योरिटी है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो देखो इसके देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है तो ये अल्फा कार्बन होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। तो इस पे कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट है, 3 हाइपर कॉन्जुगेट, 3 हाइपर कॉन्जुगेट। अगर ये मैंने इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल डेवलप कर लिया, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, 2 हाइपर कॉन्जुगेट, 2 हाइपर कॉन्जुगेट। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट हो गए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो पहले वाले में देखो 3 हाइपर कॉन्जुगेट है, तो 3 ज्यादा स्टेबिलिटी है पहले वाले की, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, तो क्योंकि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट है, तो इसलिए ब्रेकिंग इस तरह ही होगी, क्योंकि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसकी ब्रेकिंग इजीली हो जाएगी। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा भाई, CH, Br और CH3। ये बात ध्यान रख लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ, तुम कमेंट में डाल देना कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमें, मैं दोबारा बता दूंगा अपने, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी थोड़ा, अगर हो सके तो यार थोड़ा टाइम निकाल के एक बार मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियो देख लेना। अगर तुमको हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर है ना जिस बच्चे को, वो उसको उड़ा देगा एक मिनट में। क्योंकि पहले वाले के 3 हाइपर कॉन्जुगेट है, दूसरे वाले के 2 हाइपर कॉन्जुगेट है, जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट हो गए वो इतना ज्यादा स्टेबल होगा। और मैंने पहले ही बताया था जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव, ये बात ध्यान रखना। चलो भाई इसको भी करने की कोशिश करो, ये एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है। देखो HCl है, HCl कहाँ अटैक करेगा, OH पे अटैक करेगा। अब OH 2 जगह है, कहाँ पे अटैक करवाए, देखो दोनों जगह डेवलप कर लो, क्योंकि प्रोक्साइड मेंशन नहीं आया, तो अगर प्रोक्साइड मेंशन नहीं आया तो सीधा आयनिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव। भाई OH यहाँ से भी निकाल दो, OH यहाँ से भी निकाल दो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, OH के निकलते ही यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो जोन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा ब्रेकिंग उसकी होगी, क्योंकि जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही ब्रेक कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये किस में चला गया, रेजोनेंस में। ये किस में चला गया, रेजोनेंस में। ये बात ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा किस में चला जाता है, रेजोनेंस में। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो किसके अंदर चला जाता है, रेजोनेंस में। और जैसे ही रेजोनेंस में चला गया वो चार्ज हो जाएगा स्टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल से नेक्स्ट पे नहीं है, डबल बॉन्ड के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो ब्रेकिंग हमेशा किस तरह होगी, इस तरह होगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। और अगर CH2 पॉजिटिव आ गया, अब यार Cl नेगेटिव का अटैक करवा दो, क्योंकि HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव OH, और यहाँ पे क्या होगा CH2Cl प्लस H2O, क्योंकि जो OH मतलब जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ चला जाएगा, OH नेगेटिव के साथ जाके क्या बना देगा, H2। ठीक है, ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये देखना कि ज्यादा पॉजिटिव, जिसका ज्यादा जोन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो गया, जोन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, अटैक वहां पे होगा बस। अब ये करो भाई, ये करो, ये करो, देखो CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। तो अगर प्लस आई ग्रुप है, ब्रेकिंग अपने से दूर की तरफ करवाएगा, ब्रेकिंग अपने से दूर की तरफ करवाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये कुछ ऐसा होगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो ये जो क्योंकि प्रोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव रिएक्शन आराम से फॉलो करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा और नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। कुछ नहीं यार, प्लस आई ग्रुप है, बहुत बार बता दिया। CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाई, ऊपर नेगेटिव आ गया, CH3 के पास में पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव लग जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसका नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अभी आगे पढ़ाता हूँ फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कुछ नहीं होता है, आयन को एक्सचेंज करना, बस आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज करना सिर्फ तुमको। जैसे Br नेगेटिव है,
आई नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, इस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, CH3 CH2 आई प्लस NaBr। फिंगलस्टीन में हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन बनाते हैं हम फिंगलस्टीन रिएक्शन में, बस इतनी बात, ठीक है। चलो अभी फिंगलस्टीन आगे बढ़ा तो दिक्कत हो मतलब कुछ। अब देखो भाई Br2 आ गया, Br2 आ गया और यूवी लाइट आ गई, यूवी लाइट आती, एक चीज तुम्हारे ध्यान में आ जानी चाहिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा अटैक ऑन एल्केन हाइड्रोजन, एल्केन हाइड्रोजन, कौन सी हाइड्रोजन पे अटैक होगा, एल्केन की हाइड्रोजन पे अटैक होगा। देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो ना तो इस कार्बन पे अटैक होना ना इस कार्बन पे अटैक होना। देखो मैं बता दे रहा एक बार, देखो ये डबल बॉन्ड की कार्बन, डबल बॉन्ड की कार्बन, ना अटैक यहाँ पे होने का ना अटैक यहाँ पे होने का, अटैक यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, किधर ही कर लो बात एक ही है, क्योंकि कंपाउंड एक ही बनेगा। तो Br का जो अटैक है, क्या तो इस कार्बन पे कर लो क्या इस कार्बन पे कर लो, नाम एक ही होगा, क्या इधर कर लो क्या इधर कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या बनेगा, ऐसे बनेगा और Br का फ्री रेडिकल यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, और जो एक और Br का फ्री रेडिकल है, जो यहाँ पे H था, जो यहाँ पे H छिपा हुआ था, वो H के साथ, H के फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, HBr। चलो ये हमारा जो KCN AgCN KNO2 AgNO2 ये जो होते हैं ना हमारे, देखो ये जो ये वाले होते हैं, एक सेकंड पूछो, हाँ ये जो हमारा होता है, देखो एक होता है हमारा CN नेगेटिव, क्या होता है CN नेगेटिव। देखो CN नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला अभी से, न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोला क्योंकि इसके पास सीएन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज एटम के किसके किसके पास होता है, न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूक्लियस के पास होता है ना, तो इसलिए न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट का मतलब होता है, देखो एम्बिडेंट का मतलब होता है टू अटैकिंग साइड, कितनी अटैकिंग साइड, टू अटैकिंग साइड, टू अटैकिंग साइड, इनके पास कितनी अटैकिंग साइड होती है, टू अटैकिंग साइड। देखो ये सी से ऐसे होता है, देखो मैं बता रहा हूं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, और ए के जो ये सी की जो फ्री वैलेंसी है, ये इससे भी जुड़ सकते हैं, और तुमको पता होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, तो ये लोन पेयर से भी जुड़ सकता है और इस कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है। तो ये जो CN नेगेटिव मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये दो साइड से जुड़ सकता है, किसी भी रिएजेंट किसी भी कंपाउंड के साथ सी से भी जुड़ सकता है और एन से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो देखो अगर एक रिएक्शन ले लेते हैं, CH3Cl और आपको दे दिया KCN, क्या दे दिया आपको, KCN, तो अटैक कैसा होगा, CH3Cl, तब ये किससे जुड़ेगा, ये कार्बन से जुड़ेगा CH3 ग्रुप के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया CH3Cl प्लस AgCN, तो ये जुड़ेगा CH3NC। इन दोनों को ध्यान रखना, ये होता है साइनाइड, ये क्या होता है साइनाइड, और NC वाला होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड ध्यान रखना बैड स्मेल होता है, इसके अंदर से बदबूदार स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, ठीक है, आइसोसाइनाइड के अंदर से। तो आइसोसाइनाइड बनता है अगर AgCN का अटैक हो, और अगर KCN का अटैक हो तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही KNO2 और AgNO2 होता है, क्या होता है KNO2 AgNO2। तो अगर KNO2 हमारा रिएजेंट है या KNO2 हमारा अटैकर है, तो जो अटैचमेंट होगी वो O एंड डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसे मान लो, देखो जैसे CH3Cl प्लस
KNO2, तो इससे बनेगा CH3ON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हमारा CH3Cl प्लस AgNO2 है तो डायरेक्ट हमारा बन जाएगा CH3NO2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर KNO2 का अटैक है तो किस साइड से जुड़ेगा, O की तरफ से जुड़ेगा, और अगर AgNO2 का अटैक है तो किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा। दो दो साइड से जुड़ सकता है, O से भी N से भी, तो इसलिए ये भी किसके अंदर आते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर। तो ये रिएक्शन, तो ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा मिलेगी। CH3Cl या C2H5Cl या C3H7Cl कुछ भी ऐसे करके दे देगा और उसके साथ KCN का अटैक करवाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर KCN का अटैक है तो CN बनेगा, मतलब साइनाइड बनेगा, और अगर AgCN का अटैक है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, NC। इस वाले को तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कुछ नहीं है, दो कोई भी एल्केन ले लो, जैसे C2H5Cl प्लस इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Na से, किससे करवाते हैं, Na से, प्लस ClC2H5, तो ये निकल जाता है बाहर NaCl, और ये C2H5 आपस में जुड़ जाते हैं, C2H5 तो वुड्स रिएक्शन से हमें हमेशा क्या बनता है, एल्केन बनता है। एल्केन क्या बनता है भाई, एल्केन बनता है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर किसी के समझ में नहीं आया ऐसा खोल लो पूरा, ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो बनाना। देखो दो दो चार कार्बन ही हो गए, 5 और 5 10 हाइड्रोजन ही होगी, 3 और 2 5, और 3 और 2 5 10 हाइड्रोजन होगी, ठीक है। वाटर रिएक्शन में कुछ नहीं है, एल्केन बनाना। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट प्रोडक्शन बाई वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन का बेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, ईथेन। क्या होता है भाई, ईथेन। ईथेन क्या होता है, अभी देखो CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो ये दो NaCl बाहर निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH3 इसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन, ठीक है। ईथेन वुड रिएक्शन का बेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब देखो अगर मैं मतलब ये तो सिमेट्रिक बन गया, देखो सिमेट्रिक बना हमेशा, सिमेट्रिक है, दो है, चार बने, मतलब जो वुड रिएक्शन होती है ना उसमें हम मोस्टली सिमेट्रिक एल्केन बनती है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्केन के अंदर क्या दिक्कत आती है, अनसिमेट्रिक एल्केन के अंदर हमारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसलिए हम वुड रिएक्शन उनके लिए प्रीफर करते हैं जो सिमेट्रिक बने। देखो अगर मैं आपको एक अनसिमेट्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं, देखो C2H5Cl प्लस 2Na और ClCH3, देखो दो इधर है एक इधर है, तो बनना क्या चाहिए वैसे, C2H5CH3, ये तो बनने का बनेगा। लेकिन होगा क्या, ये दो आपस में मिलके भी रिएक्ट कर लेंगे और ये दो आपस में मिलके भी रिएक्ट कर लेंगे, कैसे, देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना, C2H5Cl के दो ये ले लिए प्लस 2Na, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 ऐसे भी हो सकता है, CH3Cl दो इसके ले लिए प्लस 2Na, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 तो ये इसके क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट, ये इसके क्या हो गया, साइड प्रोडक्ट। और ईथेन के केस में कोई भी साइड प्रोडक्ट का रोल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन से जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब जो बेस्ट प्रोडक्शन है, वो किसकी होती है, ईथेन की होती है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट प्रोडक्शन बताओ वुड्स रिएक्शन से, किसकी होती है, वो ईथेन की होती है, ठीक है। चलो रिएक्शन विद मेटल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं जिनको। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है, अगर कार्बन किससे अटैच हो, किससे अटैच हो, किसी मेटल से। अगर कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल से अटैच है तो हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। लेकिन हमारे इस चैप्टर में सिर्फ कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, देखो जैसे एक एग्जांपल ले लो, C2H5Br
ये कोई एक हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन करवा दो Mg के साथ में, किसके साथ में, Mg के साथ में, तो डायरेक्ट के डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाता है, जैसे C2H5MgBr, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं CH3 CH2 MgBr, अब देखो ये जो Mg मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, वो डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से। तो अगर मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच है तो वो क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या भी बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बात ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस चीज का एग्जांपल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, क्योंकि ये पूछा जा सकता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वैसे मेरी एक वीडियो पड़ी है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या है ना, मैंने जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है वो सब मैंने एक जगह ही कंपाइल कर रखी है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभी तो यार कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तुम इसी पे फोकस करो, जो मेन रिएक्शन होगी इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में वो मैं साथ के साथ ही बता दूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम पीछे जाओ, ठीक है। अब देखो, अब आ गई हेलो एरीन की रिएक्शन, मतलब बेंजीन की रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जैसे ही ये क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। जैसे ही क्लोरोबेंजीन NOH NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन देख लो भैया, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे से क्या बनेगा, यहाँ से बनता है ON, क्या बनता है, ON, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके साथ में पानी डालते हैं, पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो Na पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो Na किसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव वाले पार्ट के, और H कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। तो इससे बन जाती है फिनोल, क्या बन जाती है, फिनोल। ये बन गया आपकी फिनोल और प्लस NaOH। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एज इट इज आएगी तुम्हारे पेपर। चलो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। देखो यहाँ पे तीन चीज आ सकती है, एनहाइड्रस FeCl3, मतलब एक चीज और आ सकती है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3। ये देखो क्या होता है, ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है, लुईस एसिड। अगर तुमको पता हो लुईस एसिड किनको बोलते हैं, लुईस एसिड उनको बोलते हैं जिनका क्या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। हाँ मतलब लुईस एसिड का हमेशा क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा ना, क्या तो नेगेटिव चार्ज की डिमांड रखेगा, या फिर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मिल जाए। तो ये जो ब्रेकिंग करवाता है, ये एनहाइड्रस FeCl3 भी और एनहाइड्रस AlCl3 भी। ये कैसे ब्रेकिंग करवाता है, देखो जैसे ये Cl2 है, Cl2 को ये तोड़ता है Cl नेगेटिव में प्लस Cl पॉजिटिव, या तो कोई दिक्कत, Cl नेगेटिव में और Cl पॉजिटिव में। अब जो एनहाइड्रस FeCl3 है, ये क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड को किस चीज की डिमांड होगी, नेगेटिव चार्ज की डिमांड होगी। तो ये Cl को अपने साथ ले जाता है FeCl3 और बना लेता है FeCl4 माइनस। तो अब जो ये हो गया सेटिस्फाई, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसकी लुईस एसिड नेचर क्या होगी, खत्म। लेकिन ये तो बच गया ना Cl पॉजिटिव, ये कहाँ पे जाएगा, ये बोल रहा कि यार मेरे को भी लगाओ कहीं। तो ये जाएगा इस बेंजीन के पास, किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास। बेंजीन क्या है, ये जो Cl ग्रुप है, Cl ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जो Cl ग्रुप है वो हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे बढ़ाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। लेकिन पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे कम बढ़ाता है, ठीक है। वो इंडक्टिव इफेक्ट लग जाता है, तो यार उसमें इतना अंदर मत जाओ। तो बस ये ध्यान रख लो कि हमारा जो Cl ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, इसलिए पैरा का प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, ऐसे Cl ये पैरा वाला, और एक ऑर्थो वाला भी बनेगा,
लेकिन ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज कम है तो वहां पे Cl पॉजिटिव कम जाएगा, लेकिन पैरा पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा Cl पॉजिटिव जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही बनता है। और ये ठीक है। चलो अब देखो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएजेंट है यार, ये तुमको याद रखने पड़ेंगे। ये क्या पैदा करता है? NO2 पॉजिटिव पैदा करता है। क्या पैदा करता है? NO2 पॉजिटिव पैदा कर देता है। ये NO2 जैसे पॉजिटिव जैसे ही पैदा होगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजीन पे। और बेंजीन पे भी कहाँ? क्योंकि Cl ग्रुप है, Cl ग्रुप है। Cl ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये बात समझ में आ गई? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन चार्ज कहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा? चार्ज कहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा? चार्ज डेवलप मोर ऑन पैरा पोजिशन। कहाँ पे होगा? पैरा पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे। पैरा पोजिशन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो अगर पैरा पोजिशन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा तो NO2 पॉजिटिव ज्यादा कहाँ पे लगेंगे? ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे? अगर पैरा पोजिशन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप है तो NO2 पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा। तो NO2 पॉजिटिव कहाँ पे जाना पसंद करेगा? पैरा पोजिशन पे। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ClNO2, ClNO2। लेकिन ये मेजर बनेगा क्योंकि पैरा पोजिशन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑर्थो पोजिशन पे कम नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर पैरा पोजिशन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो NO2 पॉजिटिव ज्यादा कहाँ पे जाके अटैच होंगे? पैरा पोजिशन पे, ठीक है। और ये माइनर बनेगा बस। चलो अब देखो, देखो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 है तो क्या डेवलप करता है? NO2 पॉजिटिव। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो क्या प्रोड्यूस करता है भाई? SO3। क्या प्रोड्यूस करता है? SO3। तो इसका अटैकर अटैकर है, ये बात ध्यान रखना। हमारी पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक न्यूट्रल अटैकर है SO3, न्यूट्रल अटैकर है SO3, वरना और सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन फिर ये अटैक कैसे करता है? जब ये न्यूट्रल है, ऐसे SO3 की स्ट्रक्चर होगी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब क्योंकि O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होता है स्टेबल, वो अपने ऊपर रखना पसंद करेगा। लेकिन S के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? Cl ग्रुप। Cl ग्रुप कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना ये। और पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पे ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। अगर पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये S पॉजिटिव कहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करेगा? पैरा पोजिशन पे। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा वाला। तो ClSO3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक H भी तो छिपा हुआ है ना। जैसे ही SO3 यहाँ पे लगेगा वो H बाहर निकलेगा और वो तुरंत ही किससे अटैच हो जाएगा? SO3H, ठीक है। SO3 के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी H छिपा हुआ है, यहाँ पे भी H छिपा हुआ है, यहाँ पे भी H छिपा हुआ है, यहाँ पे भी H छिपा हुआ है। जैसे ही SO3 यहाँ पे जाके अटैच होगा वहां से H निकलेगा और H तुरंत ही किसके साथ अटैच हो जाएगा? SO3 के साथ। और दूसरा प्रोडक्ट क्या भी बनेगा? ऑर्थो वाला ही बनेगा, ClSO3H। लेकिन ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको दो पढ़नी, एल्काइलेशन एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप तो यार तुम्हें पता ही है, जैसे CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, C3H7 ग्रुप, ये कैसे ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3CO वाला ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। अब देखो एल्काइलेशन, देखो जैसे मान लो ये हमारी क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसके ऊपर मुझे CH3Cl का अटैक करना, मतलब मेरे को इस बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को अटैच करना। तो अगर CH3 ग्रुप अटैच हो रहा तो एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा तो उसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट है तो एक चीज जरूर यूज होगी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3।
अभी बता, एनहाइड्रस AlCl3 किस तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है तो उसको नेगेटिव चार्ज की डिमांड होगी। तो ये जो इस CH3Cl वाले ग्रुप को है ना, ये कैसे ब्रेक डाउन करवाएगा, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और एनहाइड्रस AlCl3 है, AlCl3 को किसकी डिमांड होगी, नेगेटिव चार्ज की। तो ये Cl माइनस को पकड़ लेगा अपने साथ ही, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, AlCl4 माइनस, क्या बना देगा, AlCl4 माइनस बना देगा। और ये CH3 ग्रुप ऐसे कैसे ही रह जाएगा, तो ये किसके पास भाग जाएगा, बेंजीन के पास। और अभी हमारा तुमको पता है ये Cl ग्रुप कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन पैरा पोजीशन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा वाला, Cl CH3 CH3 ये वाला मेजर बनेगा, और ये वाला कौन सा बनेगा, माइनर। एक बार और देख लो इसको, एक बार और देख लो। एल्काइलेशन का मतलब वो, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का लगना। क्या मतलब होता है, एल्काइल ग्रुप का लगना। एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जैसे CH3 C2H5 C3H7 ऐसे करते हुए चले जाओ, आप आगे तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर हम किसको यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 को। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 होता है हमारा लुईस एसिड। लुईस एसिड को किस चीज की डिमांड होती है, नेगेटिव चार्ज की डिमांड होती है। तो जैसे ये CH3Cl है, लुईस एसिड इसको ब्रेक डाउन करवाएगा CH3 पॉजिटिव में और Cl माइनस में। और एनहाइड्रस AlCl3 को किसकी डिमांड है, पॉजिटिव की नहीं, माइनस की। माइनस की डिमांड है तो Cl माइनस को अपने पास रख लेगा और CH3 पॉजिटिव को ऐसे ही रहने देगा। तो ये CH3 पॉजिटिव यार अपने ऊपर तो चार्ज कोई रखना पसंद नहीं करेगा, तो ये CH3 पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, बेंजीन के पास। और वहां पे बेंजीन पे और कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, Cl ग्रुप। Cl ग्रुप कैसे होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर Cl ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है तो वहां पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक होगा। लेकिन भैया पैरा पोजिशन पे ज्यादा अटैक होगा, क्योंकि पैरा पोजिशन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। ये तुम मेसोमेरिक का कंसेप्ट है, पैरा पोजिशन पे क्यों ज्यादा चार्ज डेवलप होता है, ऑर्थो पोजिशन पे क्यों। लेकिन इतना समझ लो, बस इतना ध्यान रख लो तुम, कि पैरा पोजिशन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो पोजिशन, बस। अब देखो एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होगा, जैसे ये है CH3CO, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम, एसिड क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यार यहाँ पे, वरना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, हम पढ़ रहे हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन, इस पे हम कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे, एसाइल ग्रुप अटैच करेंगे। कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे, एसाइल ग्रुप, CH3COCl। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एनहाइड्रस AlCl3 किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लुईस एसिड को किस चीज की डिमांड होती है, नेगेटिव चार्ज की। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको ब्रेक डाउन करवाएगा, CH3CO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जा AlCl3 को किसकी डिमांड है, नेगेटिव की, तो Cl नेगेटिव को लेके चले जाएगा और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस। लेकिन ये तो बचा रहेगा, ये किस पे अटैक करेगा, इस बेंजीन पे अटैक करेगा। ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट डेवलप मोर चार्ज एट पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। ये बात तुम अपने बस ध्यान में रख लो, कि वो मैं बता दूंगा कि तुमको कि पैरा पोजिशन पे क्यों ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है ना, देखो यहाँ पे ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। किसकी वजह से, प्लस एम ग्रुप की वजह से, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो ये प्लस एम ग्रुप शो करेगा। लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो है ना, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो है ना, तो ये जो पास वाला चार्ज है इसको वापस खींच लेता है, इसको वापस खींच लेता है। तो ये दूर वाले चार्ज को तो इतना नहीं खींच पाएगा, लेकिन पास वाले चार्ज को, इस ऑर्थो पोजिशन वाले चार्ज को वापस खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पे
नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन पैरा पोजीशन पे उतना ही बना रहेगा, जिसकी वजह से फिर ज्यादा अटैक किस पे होता है, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Cl COCH3, और ये यहाँ पे हो जाएगा Cl COCH3, लेकिन ये मेजर बनेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा, और ये माइनर। इतनी बात समझ लो, एक बार देख लो तुम इसको। एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखो वुड्स रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, दो हेलो एल्केन लो, उनको सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी। फिटिंग में क्या होता है, एक बेंजीन हेलो एरीन भी ले लो, देखो क्या होता है, CH3Cl प्लस 2Na, एक क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया तुम्हारी टोलिन। क्या बन गई, टोलिन। ठीक है, इसको बोलते हैं टोलिन। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और ले लो, C2H5Br प्लस 2Na, यहाँ पे क्या लिख रहेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लो Cl लगा लो, कुछ ऐसा हो जाएगा, C2H5 प्लस NaBr प्लस NaCl। यहाँ तो कोई दिक्कत यार, आसान है। एक हेलो एल्केन ले लो, एक हेलो एरीन ले लो, दोनों की सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो, NaCl NaBr जो भी उनके साथ जोन सभी हाइड्रोजन ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बस इतनी बात है वुड्स फिटिंग रिएक्शन में। अब है फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग का रिएक्शन, वुड्स में क्या होता है, हेलो एल्केन लेते हैं, फिटिंग में क्या होता है, हेलो एरीन लेते हैं। तो अब फिटिंग रिएक्शन है सिर्फ, तो दो हेलो एरीन ले लो, जैसे Cl प्लस 2Na Cl, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ ऐसे, प्लस 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन में सिर्फ हम हेलो एरीन लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम सिर्फ हेलो एल्केन लेते हैं, लेकिन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो भाई। देखो Br है और Mg है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, तो A तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, MgBr। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो HOH, एक बात ध्यान रखना, जो हमारा ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन। किसके साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, एक्टिव हाइड्रोजन। अब बोलोगे एक्टिव हाइड्रोजन क्या है, देखो अगर कोई भी हाइड्रोजन SON क्या तो सल्फर से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो उनका हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब ये देखो वाटर का मतलब क्या होता है, HOH। ये वाली जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है, तो ये इसके साथ अटैक कर लेगा। देखो यहाँ पे ये वाला कैसा है, मेटल है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस वाले H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और OH पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr, और OH यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और करा देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ले लेते हैं साइड। तो देखो अगर आपको ये दे दिया C2H5 MgBr दे दिया, और आपको रिएक्शन दे दी HOH, मतलब वाटर की रिएक्शन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैसा ग्रुप है, मेटल वाला ग्रुप है। मेटल पे हमेशा यार इतना तो ध्यान होगा, मेटल पे हमेशा कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। Mg के इस वाले ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और C2H5 पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, तो C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और MgBr के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH।
यहाँ भी तो सेम ही कहानी की है ना हमने। देखो ये MgBr है, इस पे कैसा चार्ज आएगा, आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे जो ये कार्बन छिपा हुआ है ये वाला कार्बन, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। HOH कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, नेगेटिव के पास, और MgBr के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके पास चला जाएगा, OH नेगेटिव के पास। ये बनेगा तुम्हारा कंपाउंड, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बताना है तुमको, RMgBr है, RBR मतलब Mg के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, RMgBr बना देगा, नहीं बना देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे ही वो D2O कुछ नहीं है, पानी का दूसरा भाई है, DOD, तो इसमें OD माइनस होगा, D पॉजिटिव होगा। जैसे HOH होता है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, D का मतलब क्या है, डिटोरियम, मतलब इसको बोलते हैं हम, D2O को बोलते हैं हम हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। तो जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव टूटता है, यहाँ पे कैसे टूटेगा, D पॉजिटिव OD नेगेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पे MgBr वाले पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो RD प्लस MgBr OD। हमको ये R बताना कि ये R यहाँ पे है कौन सी चीज, जबकि इन्होंने लास्ट में प्रोडक्ट ये बता दिया, ये बता दिया। अब जब लास्ट की तरफ से चलो, लास्ट की तरफ से चलो, देखो इन्होंने हमको ये बता दी ना, CH3 CH CH3D। देखो ये D कहाँ पे जुड़ा होगा, D कहाँ पे जुड़ा होगा, D वहां पे जुड़ा होगा जहां पे MgBr था पहले, तो यहाँ पे जोड़ दो MgBr, CH3 CH MgBr CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। MgBr कहाँ पे जुड़ा होगा, Mg कहाँ पे जुड़ा होगा, जहाँ पे Br था पहले, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH Br CH3, तो R हमारा ये है, ठीक है। चलो जब क्लोरोफॉर्म है यार, क्लोरोफॉर्म के यूज पढ़ लो तुम। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रीओन्स, फ्रीओन्स क्या होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह में यूज करते हैं ना, उनको हम फ्रीओन्स बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म किस में यूज होती है, फ्रीओन्स बनाने में यूज होती है। जो मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह में तुमने कभी देखा होगा ना, रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है कि इसकी गैस खत्म हो गई, गैस भरवा दो उसमें, तो वो जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है, ठीक है। यूज एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। पहले देखा होगा ना, रूमाल वगैरह पे या हैंकी हैंकी वगैरह पे है ना, डाल के एक बोतल में से कुछ लिक्विड सा डालते थे ना, और आदमी बेहोश हो जाता था, वो क्लोरोफॉर्म होती है, ठीक है। तो एनेस्थेटिक बेहोशी के लिए यूज करा जाता था। पहले जो डॉक्टर थे ना, वो भी इसको यूज करते थे क्लोरोफॉर्म को, ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। लेकिन आजकल अब किसको यूज करने लगे हैं, ईथर को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब एनेस्थीसिया देने के लिए किस चीज को यूज करते हैं, ईथर को, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज, क्लोरोफॉर्म की एक दिक्कत है, ये हवा के अंदर या ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, और एक गैस बनाती है COCl2, जिसका नाम होता है फोस्जीन। क्या होता है, फोस्जीन। और ये होती है पॉइजनस गैसेस। कैसी गैस होती है, पॉइजनस गैस। तो अगर फोस्जीन किसी को सुंघा दे तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो फोस्जीन गैस बना लेती है अगर क्लोरोफॉर्म को लाइट और हवा में रख दे, तो इसके अंदर कौन सी गैस बन जाती है, फोस्जीन गैस बन जाती है। तो इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, डार्क कलर की बोतल में। इसको ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रख सकते हम क्लोरोफॉर्म को, इसको हम किस में रखते हैं, डार्क कलर की बोतल में। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर वरना फोस्जीन गैस बन जाएगी, और जैसे हम यूज करेंगे उसमें से फोस्जीन गैस निकलेगी और बंदा मर जाएगा, ठीक है। चलो यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म देख लो, CH3 आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। आयोडोफॉर्म का कहाँ यूज होता है, आयोडोफॉर्म का हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि जो हमारी आयोडीन होती है ना, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी। तो हम जैसे कहीं पे वाउंड वगैरह, चोट वगैरह लग गई, तो वहां पे हम आयोडोफॉर्म लगा देते हैं डॉक्टर। उससे क्या होता है, हल्के आराम आराम से आयोडीन गैस निकलती है, और तो वहां पे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आयोडोफॉर्म किसके लिए यूज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। कर टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड पहला यूज, ध्यान रखना, आग बुझाने में यूज होती है। और दूसरा इसका जो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड या क्लोराइड होती है, वो किसको डिप्लीट करती है, ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीशन करती है। ओजोन लेयर का जो ओजोन लेयर होता है, जो उसकी थिकनेस को क्या कर देती है, थिन कर देती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना।
फ्रीऑन वही है जो गैस है जो हम किस में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह एसी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है किसका, जो फ्रीऑन होता है वो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है मीथेन एंड इथेन। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। वो बोल देगा कि क्लोरोफ्लोरो जो कंपाउंड होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो तुमको लगाना है मीथेन या इथेन, दोनों ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं, मीथेन और इथेन। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वाला आएगा। फ्रीऑन वही है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। फ्रीऑन मैन्युफैक्चर बाय स्वार्ट रिएक्शन, अभी पढ़ेंगे हम स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है। स्वार्ट रिएक्शन से बनता है फ्रीऑन, या जो हमारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किससे बनता है, स्वार्ट रिएक्शन से। चलो अब जो हम पढ़ेंगे डाई डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन, डीडीटी। पहले क्या होता था ना, मच्छर मक्खी को मारने के लिए हम क्या यूज करते थे, डीडीटी। तो ध्यान रखना कि इसको हम के लिए यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड। मच्छर मक्खी को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, डीडीटी का यूज करते हैं। लेकिन यार डीडीटी की एक गलत बात है, वो बायोमैग्निफिकेशन शो करती है। अब ये बायोमैग्निफिकेशन समझ लो क्या होता है। जैसा देखो, अब जहाँ नाली वगैरह होती है, नाली वगैरह के अंदर मच्छर हो गए, तो वहां पे तुमने डीडीटी का छिड़काव कर दिया। और वो डीडीटी का छिड़काव नाली के ऊपर कर दिया, वहां पे जहाँ पे पानी भरा रहता है, और वो धीरे धीरे कहाँ पे चला जाएगा, पोंड वगैरह या रिवर, पोंड में या रिवर में जाएगा, जहाँ पे भी उसको उस नाली को जाना होगा वहां पे चला जाएगा। और ये डीडीटी क्या होती है, डिग्रेड नहीं हो पाती। जैसे वहां पे ये डीडीटी है, वहां पे कोई भी छोटे छोटे जो जानवर है या फ्रॉग वगैरह है, उन वे खाएंगे इसको, डीडीटी उनके अंदर चली जाएगी, ठीक है, उनके अंदर चली गई। और ये जो डीडीटी है ना, ये हमारा शरीर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, मतलब इसको तोड़ नहीं पाता। ये हमारे फैटी टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो जैसे हम पहले छोटे जानवर खाएंगे, फिर मछली वगैरह खाएगी, फिर मछली को कौन खाएगा, आदमी खाएंगे। तो ऐसे ऐसे डीडीटी क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। भाई देखो, मेटाबोलाइज तो होनी नहीं, पहले छोटे जो एनिमल है वे खा लेंगे, फिर उनको बड़े फिशेस वगैरह खाएगी, फिर उनको आदमी खाएगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में किसके अंदर चली जाती है, आदमी के अंदर चली जाती है। और मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर से बाहर तो नहीं निकल पाने, शरीर के अंदर ही हार्म करेगी। तो इसलिए डीडीटी का आज के टाइम पे क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि ये शरीर के अंदर क्या होना शुरू हो जाती थी, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती थी, और बहुत सारी नई बीमारियों का क्या कर देती थी, जन्म कर देती थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे डीडीटी बैन है। लेकिन इसको हम के लिए यूज, किस चीज के लिए यूज करते थे, पहले इंसेक्टिसाइड, मतलब मच्छर मक्खी को मारने के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। चलो डीडीटी की प्रिपरेशन देख लो, ये देख लो, CCl3CHO, और ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कुछ नहीं है, इसमें से ऐसे निकाल दो, ये तुम्हारा बन गया भैया डीडीटी, CCl3CH, इसको बोलता है डीडीटी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल, डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरो, ये रहा ट्राइक्लोरो। और इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डीडीटी का ध्यान रखना, इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बैन है, क्योंकि ड्यू टू बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब जब KOH या NOH, KOH और NOH के दो केस होते हैं, एक आता है एल्कोहलिक और एक आता है एक्वस। क्या होता है, एक एल्कोहलिक होता है, एक तो लिखा आएगा आपके पास KOH या NaOH एल्कोहलिक, दूसरा आपके पास लिखा हुआ KOH या NaOH एक्वस। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो देखो, ये जो एल्कोहलिक KOH या NaOH है, ये हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कर होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये KOH या NaOH एक्वस है, ये क्या करता है, रिप्लेस हैलोजन ग्रुप बाई OH ग्रुप। अभी देखो कैसे होता है, देखो जैसे ये लिख दिया हमने CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे डाल दिया हमने KOH या NaOH, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन, यहाँ से Cl निकालेगा और इसका इस यहाँ से निकालेगा H, मतलब बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। देखो अगर अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके से नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो देखो क्या बनेगा, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्या निकल गया यहाँ से, HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना KOH या NaOH अल्कोहलिक हमेशा क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। और कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। ठीक है, अब ये देखो KOH एक्वस 3CH2 CH2Cl, अगर तुमने यहाँ KOH या NaOH क्या डाल दिया, एक्वस डाल दिया, तो ये Cl ग्रुप को किसमें, या Cl या Br कोई सी भी हाइड्रोजन ग्रुप को किससे रिमूव कर देता है, OH ग्रुप के साथ रिमूव कर देता है। 3CH2 CH2OH प्लस HCl, इतना होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो KOH अल्कोहलिक होता है वो क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। और जो KOH एक्वस होता है वो किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप को किससे रिमूव कर देता, किससे रिप्लेस कर देता है, OH ग्रुप के, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव कर देता है। ये देखो भाई स्वार्ट रिएक्शन, अभी फ्रीओन जो बनाते थे वो किससे बनाते थे, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन एक अकेला ऐसी रिएक्शन है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। पूरी बुक में हमारी सिर्फ एक रिएक्शन है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, वो कौन सी है, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन के रिएजेंट रट लो भाई, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा MCQ टाइप पेपर है उसमें पूछ ले जाएगा विच रिएजेंट इज नॉट यूज इन स्वार्ट रिएक्शन, तीन दे देगा, चौथा गलत होगा। मतलब ऐसे ऐसा ऑप्शन बनाएगा विच रिएजेंट इज नॉट यूज इन स्वार्ट रिएक्शन, ऑप्शन में दे देगा SbF3 AgF Hg2F2 NaF, तो ऐसे दे देगा ऑप्शन बना के। तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन ये वाला यूज नहीं होता। तो इस तरह फंसाएगा तुमको एग्जामिनर वहां पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे चार रिएजेंट है, चारों के चारों तुम रट लो। ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन सिर्फ एक अकेली रिएक्शन है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। देखो CH3Br AgF, तो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, CH3F प्लस AgBr। सेम इसमें भी है, CH3 AgCl, सेम इसमें कर लो, CH3F प्लस SbBr3। ठीक है, सेम इसमें कर लो, CH3F प्लस SbCl3। ठीक है, ऐसे ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, अकेली रिएक्शन है जिससे हम फिंगल-स्टीन रिएक्शन, मतलब फिंगल-स्टीन ने डेवलप करा था इसको, तो इससे हम क्या बनाते हैं, आयोडो एल्केन। ध्यान रखना क्या बनाते हैं, आयोडो एल्केन। इसका रिएजेंट होता है Na, क्या होता है, Na। तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक्सचेंज कर दो आयन को, बस और कुछ नहीं करना। ध्यान रखना एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, प्लस NaCl। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें भी रिप्लेस कर दो, बस रिप्लेस ही करना, और तो कुछ नहीं करना है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में तुम्हें CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2I प्लस NaBr, बस। अब देखो भाई डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट देखो डायजोनियम साल्ट पढ़ो, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो देखो इसकी रिएक्शन करो, NaNO2 प्लस HCl, आयन एक्सचेंज है, Na पे पॉजिटिव आएगा, NO2 पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस HNO2। अब जो भी ये खेल खेलता है ना, ये HNO2 खेलता है। देखो अगर NH2 ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा, अगर NH2 ग्रुप सिंगल बॉन्डेड या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा, अगर NH2 ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा तो हमेशा बनाएगा OH, हमेशा क्या लगाएगा, OH। ध्यान रखना इसको, CH3 CH2 OH। अगर NH2 ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा तो हमेशा क्या लगा देगा, OH ग्रुप में बना देगा NH2 ग्रुप को। लेकिन अगर NH2 ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा, किससे जुड़ रहा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा, तो बनाता है N2Cl, जिसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट इसमें नहीं बोलते, वो तो बेंजीन पे, एजो का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा देगा, N2Cl। अगर NH2 ग्रुप किससे किससे जुड़ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा, तो हमेशा क्या बनाएगा, N2Cl। लेकिन अगर NH2 ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। ये बात ध्यान रखना, किसकी प्रेजेंस में, HNO2। HNO2 भी डायरेक्ट लिख के दे सकता है या ये वाला रिएजेंट भी लिख के दे सकता है तुमको। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है जो यहाँ पे
डबल बॉन्डेड है तो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या बनाएगा, n2cl, n2cl। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कैसा है, sp2, और ये वाला कार्बन कैसा है, sp3। तो जहां पे sp2 वहां पे क्या बनेगा, n2cl, और जहां पे sp3 वहां पे क्या बनेगा, OH ग्रुप, n2cl cs2 cs2 एंड OH, क्योंकि यहाँ पे sp3 है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो यार, थैंक यू, आज इतना ही पढ़ना था हमें, आज हमारे पास इतना ही था आपके लिए। तो कल फिर दोबारा इसके क्वेश्चन एमसीक्यू करने की प्रैक्टिस करेंगे, शायद कल सुबह तक वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। कल इसके पूरे के पूरे एमसीक्यू करने की हम पूरे कोशिश करेंगे हेलो एल्केन की। और जो हमारा वो रह गया SN1 और SN2 रिएक्शन रह गई है, या SN1 SN2 मैकेनिज्म रह गया है, वो मैं तुमको बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू भैया।